नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और एसबीएन भट्टी की बेंच ने मामले में केंद्र और अन्य को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों की अवधि के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। एक सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता याकूब शाह की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। कुल 70 से 80 घर बचे हैं। पूरा इलाका बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा यह बुलडोजर अभियान उस दिन चलाया गया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं। दरअसल ये मामला कृष्ण जन्मभूमि के आसपास बस्तियां तोड़ने से जुड़ा हुआ है। अजित पवार और शरद पवार का बार बार मिलने ने महाराष्ट्र और विपक्ष गठबंधन में हलचल मचा दी है। इस बीच टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने चाचा और एनसीपी संरक्षक शरद पवार के साथ अपनी गुप्त बैठक के दौरान 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा को समर्थन देने के लिए उन्हें 2 विशेष पेशकश दिए हैं। पूर्व सीएम के अनुसार अजित ने शरद पवार से कहा कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री या नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जगह दी जाएगी और उनकी बेटी सुप्रिया सुले और राज्य एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल को केंद्र और राज्य सरकार में जगह दी जाएगी। नाम ना छपने की शर्त पर कांग्रेस के पूर्व सीएम ने दावा किया कि शरद पवार ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि वो किसी भी तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बता दें, शनिवार को पुणे में एक डेवलपर के आवास पर अपने चाचा शरद पवार के साथ अजित पवार की गुप्त बैठक ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और यूबीटी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस गुप्त बैठक पर नाराजगी जाहिर की थी। दूसरी ओर अजित पवार और शरद पवार दोनों ने कहा कि अपने परिजनों से मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। शरद पवार ने नरम लहजे में कहा कि अजित पवार मेरे भतीजे हैं, चाचा भतीजे की मुलाकात पर इतना हंगामा क्यों है। अजित पवार के साथ बैठक में शरद पवार को ऑफर दिए जाने पर अब शरद पवार की खुद ही प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि अजित पवार से मीटिंग के दौरान किसी भी ऑफर पर बात नहीं हुई। अजित पवार ने कोई ऐसी बात बैठक के दौरान नहीं कही। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस के नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री एक बार पूर्वोत्तर का दौरा करें और वहां के लोगों के बीच विश्वास पैदा करें, लेकिन ये प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगा। शरद पवार ने कहा कि देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के हाथ में है। उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के द्वारा सरकारों को गिराने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों को गिराया, जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिराने के बाद जो हुआ वो सभी ने देखा। बीजेपी द्वारा कैबिनेट पद की पेशकश किए जाने की खबरों पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि किसी ने भी मुझे कोई ऑफर नहीं दिया है और ना ही मुझसे कोई बातचीत की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जाने पर सुले ने संवाददाताओं से कहा कि आपको महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से ही पूछना चाहिए कि वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में उनके नेताओं के संपर्क में नहीं हूं। बता दें, अजित पवार के साथ बार बार शरद पवार की मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले और उद्धव ठाकरे ने इसको लेकर बैठक भी की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे 2024 के लिए प्लान बी पर काम कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि सबको इस बात पर संशय है कि कहीं शरद पवार डबल गेम तो नहीं खेल रहे हैं। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है। वित्तीय गबन मामले में पिछले 17 महीने से जेल में बंद पूर्व मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर 2 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद वो जेल से बाहर आ गए हैं। नवाब मलिक 17 महीने तक जेल में रहे। इस दौरान एनसीपी पार्टी में फूट पड़ गई है। उनके जेल जाने से पहले एनसीपी एकजुट थी, अब इस पार्टी में 2 गुट हो गए, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि नवाब मलिक किसके साथ जाएंगे। इस बीच एनसीपी के दोनों गुटों के कई नेता सोमवार से नवाब मलिक से मिल रहे हैं।
और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अजित पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने 15 अगस्त को नवाब मलिक से मुलाकात की। शरद पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने भी नवाब मलिक से मुलाकात की। एनसीपी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सूरज चौहान ने भी अजित पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चौहान ने कहा कि नवाब मलिक अजित पवार के पीछे खड़े हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से मिलकर काम करने, लोगों के बीच जाने और पार्टी लाइन के मुताबिक बयान देने की नसीहत दी। बैठक के बाद दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कहा कि 3 घंटे तक चली बैठक में राहुल गांधी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया जी मौजूद थे। हमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा गया है। ये निर्णय लिया गया है कि हम चुनाव के लिए सभी 7 सीटों पर तैयारी करें और आज से लग जाएं। ये कहा गया है कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, बस ये कहा गया है कि 7 सीटों पर तैयारी करें। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। हमारी राजनीतिक मामलों की समिति और इंडिया गठबंधन दल की एक साथ बैठक में इस पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंगलवार को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के परिसर में प्रमुख कथावाचक मोरारी बापू की रामकथा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोरारी बापू की व्यासपीठ पर पुष्पांजलि अर्पित की और जय श्री राम का नारा लगाया। ऋषि सुनक ने कहा, मैं यहाँ प्रधानमंत्री की तरह नहीं, हिंदू की तरह आया हूँ। मेरे लिए आस्था बेहद निजी है। जिंदगी के हर पहलू में ये मुझे दिशा दिखाता है। प्रधानमंत्री होना सम्मान की बात है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। कड़े फैसले लेने होते हैं, मुश्किल हालात का सामना करना होता है। ऐसे में हमारी आस्था हमें साहस और ताकत देती है ताकि देश के लिए अच्छे फैसले लिए जा सकें। ऋषि सुनक कहते हैं, मेरे लिए बेहद खास और कमाल का पल रहता है जब सांसद रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दिया जलाया था। जैसे बापू के पीछे हनुमान है, मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के मेरी मेज पर भी गणेश जी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 4 लोगों को गोली मारने वाले रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने कथित रूप से बुर्का पहने एक महिला यात्री को बंदूक की नोक पर जय माता दी कहने के लिए मजबूर किया था। जांच में ये बात निकलकर सामने आई। अखबार पुलिस के सूत्रों के हवाले से लिखता है कि मामले की जांच कर रही गवर्नमेंट रेलवे पुलिस बोरीवली ने महिला की पहचान की और उसका बयान दर्ज किया है। महिला को मामले का मुख्य चश्मदीद बनाया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि पूरा घटनाक्रम ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। बता दें, चेतन सिंह ने 31 जुलाई को ट्रेन में अपने वरिष्ठ सहयोगी सहायक उप निरीक्षक टीकाराम मीणा और 3 मुस्लिम यात्रियों अब्दुल कादर, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख को गोली मारी थी। इसके अलावा बुर्का पहने महिला यात्री को निशाना बनाया। महिला ने अपने बयान में जांचकर्ताओं को बताया कि चेतन सिंह ने उन पर बंदूक तान दी और उन्हें जय माता दी कहने को कहा। बता दें, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें चेतन सिंह चौधरी धमका रहा है और कह रहा है कि अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मैं कहता हूं मोदी योगी ये 2 हैं। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है। अब इसका नाम प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है। म्यूजियम के वाइस चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है। ये नया नाम सोमवार से लागू है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने के फैसले की आलोचना की। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के पास भय, जटिलताओं और असुरक्षाओं का एक बड़ा बंडल है, खासकर जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेहरू की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को नकारना, विकृत करना, बदनाम करना और नष्ट करना है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने एन को हटाकर उसकी जगह पी डाल दिया है, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में नेहरू के योगदान को वो नहीं ले सकते। नेहरू ने जिस लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक सोच वाला देश को बनाया था, पीएम मोदी और उनके बारे में ढिंढोरा पीटने वाले अब उसी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस नेता ने लिखा है, लगातार हमले के बावजूद जवाहरलाल नेहरू की विरासत दुनिया के सामने जीवित रहेगी और वो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेता रविशंकर ने जवाब दिया है।
समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए रविशंकर ने कहा, कांग्रेस, जयराम रमेश की सोच और प्रधानमंत्री मोदी की सोच में एक बुनियादी फर्क है। कांग्रेस सोचती है कि जो हैं नेहरू जी हैं और परिवार है। मोदी PM बने तो उन्होंने सारे प्रधानमंत्रियों को नेहरू स्मृति भवन में स्थान दिया, उसमें लाल बहादुर शास्त्री को स्थान क्यों नहीं मिला? न इंदिरा गांधी थी, न राजीव गांधी और न ही मोरारजी देसाई, न चरण सिंह, न अटल बिहारी वाजपेयी थे। रविशंकर बोले, मोदी जी ने कहा कि जो भी भारत का PM है सबको स्थान मिलेगा। अभी तक अपनी स्वयं की मोदी जी ने नहीं लगाई है। ये है मोदी जी की सोच, सबको साथ लेकर चलना और सबको सम्मान देना। 5 राज्यों में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा ने बुधवार 16 अगस्त को शाम अपने दिल्ली मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय चुनाव पैनल के अन्य सदस्य शामिल होंगे। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए भाजपा की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था है। चुनाव की घोषणा से पहले पैनल की बैठक शायद ही कभी होती है, इसलिए यह बैठक संकेत देती है कि भाजपा इन चुनावों के लिए बदलाव करने के मूड में नहीं है, खासकर इस साल की शुरुआत में कर्नाटक चुनाव में हार के बाद। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय का फैक्ट चेक कर दिया है। उन्होंने अमित मालवीय के उस दावे को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेश पायलट, सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए। सचिन पायलट ने सबूत के तौर पर एक दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि अमित मालवीय अपने तथ्य और तारीख दुरुस्त कर लें। IAF में राजेश पायलट की नियुक्ति पत्र को साझा करते हुए सचिन ने कहा कि उनके पिता अक्टूबर 1966 में ही IAF में नियुक्त हुए थे। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी दिनांक 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। ये कहना कि उन्होंने 5 मार्च 1966 में मिजोरम में बमबारी करी थी काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह भ्रामक है। सचिन ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना के पायलट के रूप में मेरे दिवंगत पिता ने बम गिराए थे, लेकिन ये 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान पर था, न कि जैसा कि आप दावा करते हैं कि 5 मार्च 1966 को मिजोरम पर। उन्हें 29 अक्टूबर 1966 को ही भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। हरियाणा के नूह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में काफी पूछताछ के बाद नूह पुलिस ने मंगलवार को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, बिट्टू बजरंगी वही शख्स है जिनके नूह में आयोजित जलाभिषेक यात्रा से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। अब बिट्टू बजरंगी की गिरफ्तारी की खबर के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी VHP की टिप्पणी आई है। विश्व हिंदू परिषद ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक हैंडल से लिखा है, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कोई भी संबंध नहीं है। उसके द्वारा कथित रूप से जारी किए गए वीडियो की सामग्री को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश और भूस्खलन से 66 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई स्थानों पर मकान ढहने से घायलों को बचाने और मलबे से शव निकालने के लिए अभियान जारी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ज़्यादातर मौतें हिमाचल प्रदेश में हुई, जहां 13 अगस्त को भारी बारिश शुरू होने के बाद से 60 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश में और अगले 4 दिनों में उत्तराखंड में छिटपुट लेकिन भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। बचाव कर्मियों ने भूस्खलन के कारण मलबे से 3 शव बरामद किए। शिमला में ढहे शिव मंदिर के मलबे से एक और शव निकाला गया, जबकि शहर में ताजा भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। शिमला के कृष्णानगर इलाके में भूस्खलन के बाद 6 अस्थायी सहित कम से कम 8 घर ढह गए और एक बूचड़खाना मलबे में दब गया। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार से अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए, जिनमें से 12 समर हिल में शिव मंदिर स्थल से, 5 फागली में और 2 कृष्णानगर में मिले। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक लोगों के अभी भी शिव मंदिर में फंसे होने की आशंका है, जो सोमवार को ढह गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।